हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे डिग्री कॉलेज के लेवल का स्टूडेंट को। नाम है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। प्रणीत ग्रुप ट्यूशन के इस एजुकेशनल वीडियो चैनल में मैं हूं कमलेश सर, आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मैं ये एक वीडियो से आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझा पाऊँ। इसके 3 वीडियो और बनेंगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि इसी वीडियो में आपको मैं 90% ज्ञान देने की कोशिश करूँगा। सो वीडियो पूरा देख लीजिए और ध्यान से देख लीजिए। का जो ये टॉपिक आता है एक्चुअली BCom, BF, BMS, BBI और शायद BFM। BBI में लेवल सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 दोनों टाइम में ये आ जाता है। इस टॉपिक सब्जेक्ट रहेगा अलग अलग नाम, कोई है मैनेजर अकाउंटिंग, कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेकिन टॉपिक सॉल्व सेम करता है। BCom और BF के लिए ये टॉपिक थोड़ा डीप में है। इसके लिए BCom और BFM के लिए BF के लिए ये मैं 2 वीडियो और बना दूँगा, लेकिन बेसिक लेवल के लिए जैसे BFM है, BMS है और BBI के लिए सिर्फ ये वीडियो से आपको 90% ये टॉपिक आ जाएगा। आई होप, मैं समझता हूँ। अगर नहीं आ गया तो मेरे और 2 वीडियो भी देख सकते, आप कर सकते हैं। इसका थियरी टॉपिक भी है, थियरी के लिए भी एक वीडियो बनेगा, ताकि एकदम फुल फ्लैग में आप तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग अगर देखते हैं कोई भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने के लिए हमें क्या लगता है? फाइनेंस मतलब अमाउंट रिक्वायर्ड टू रन द स्टार्ट द बिजनेस एंड रन द बिजनेस। सो नॉर्मली पैसा लगता है फिक्स कैपिटल के लिए एज वेल एज वर्किंग कैपिटल के लिए। फिक्स कैपिटल मतलब परचेसिंग फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट जैसे कि समझो हम लोग जो कोई बिजनेस करते तो जगह तो चाहिए। अगर जगह भाड़े पे ले रहे हैं, डिपॉजिट, तो डिपॉजिट भरना पड़ेगा हमें। सो डिपॉजिट का खर्चा, अगर हम लोग इंटीरियर कर रहे हैं, फर्नीचर के लिए फर्नीचर कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, तो उसका खर्चा। अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मशीनरी भी लगेंगे, प्लांट मशीनरी, उसका खर्चा। सो ये वन टाइम वाला खर्चा है, तो बोलते हैं फिक्स एसेट्स, फिक्स कैपिटल। तो इसके लिए इतना पैसा लगेगा। उसके बाद वो डे टू डे रन करने के लिए हर महीने जो लगने वाले खर्चे हैं वो भी है, उसके लिए हमें कितना पैसा लगेगा। ये दोनों मिला के होता है मेरा टोटल फाइनेंस ऑफ द बिजनेस। तो फिक्स एसेट्स का तो हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि कितना डिपॉजिट क्या लगेगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल के लिए डे टू डे रन के लिए, नॉर्मली डे टू डे रन के लिए क्या लगता है? हर महीने का भाड़ा है, रेंट है, वेजेस है, वर्कर के वेजेस है, रॉ मटेरियल परचेस के, उसके लिए पैसे लगते हैं। कोई ओवरहेड है। अगर हम लोग कोई भी छोटा मोटा खर्चा करते हैं तो उसका भी एक एग्जांपल वो पैसा लगे हमारे पास होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल हम लोग घर लेते हैं, तो घर खरीदते हैं, फर्नीचर लेते हैं, लेकिन हर महीने का मेंटेनेंस, लाइट का बिल, बिजली का बिल, फ़ोन का बिल, ये डे टू डे खर्चा होता है। वैसे बिजनेस का भी वन टाइम भी होता है और रोज़ का महीने का भी खर्चा। उस रोज़ के महीने के खर्चे को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो फिर ये वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कितना कैसा निकालते हैं? इसके लिए थोड़ा पास्ट अनुभव, एक्सपीरियंस, थोड़ा बिजनेस का हम लोग कैसे अपीयरेंस करते हैं, पिछला अनुभव लेते हैं और उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं। तो दोस्तों, मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले लूँगा। ये एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाता हूँ। सो मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो हम लोग एक फर्नीचर बनाने वाला बिजनेस कर रहे हैं। तो फर्नीचर बनाने के लिए क्या लगता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब मेरा कहना क्या है? प्लाई शीट्स, प्लाईवुड, वुड लगता है, वो लगता है फर्नीचर बनाते हैं। और क्या लगता है? कारपेंटर मतलब लेबर लगता है, वो कारपेंटर बनाएगा। कितने हमारे पास कारपेंटर है, कितने लोग हैं, कितने आवर्स काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, मुझे उसको कितना पेमेंट देना पड़ता है, कितने दिनों के बाद देना है। ये मेरा दूसरा मेजर एक्सपेंस है। तीसरा एक्सपेंस है, अगर हम लोग फर्नीचर बनाते हैं तो स्क्रू, पॉलिश, फेविकॉल, महीने का भाड़ा, रेंट, फिर लाइट का बिल वगैरह वगैरह, ये अदर एक्सपेंस भी है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रख के हम
हम लोग ये सब सॉल्व करना है। तो ये एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने वाला हूँ कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। ये बेसिक इस टॉपिक का क्वेश्चन जो आएगा वो 2 पार्ट में आएगा। इसमें पहले हमें जानकारी दी होगी कि कॉस्ट शीट पर यूनिट कितना होगा वो दिया होगा। रॉ मटेरियल पर यूनिट सो एंड सो, लेबर पर यूनिट सो एंड सो, ओवरहेड पर यूनिट सो एंड सो और सेलिंग प्राइस पर यूनिट सो एंड सो दिया होगा। और कहीं ना कहीं उसकी सेलिंग प्राइस या कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्शन दिया होगा। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्शन इनटू कॉस्ट पर यूनिट ऐसे मल्टीप्लाई करके हमें एक वर्किंग नोट में कॉस्ट शीट बनाना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको सामने रखा हूँ, यहाँ दिया हुआ है रॉ मटेरियल पर यूनिट 120 रुपीज़, लेबर पर यूनिट 80 रुपीज़, ओवरहेड पर यूनिट 20 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 300 रुपीज़। एंड एज्यूम किया है कि 1000 यूनिट्स हम लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको स्टार्ट से लेके एंड तक कहीं ना कहीं दी हो जाए। कभी कभी ऐसा भी दिया होता है कि ये पर यूनिट 120, 80 और 20 के बजाय परसेंटेज में दिए 60%, 20%, 30% ऐसा। और नीचे कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस का अमाउंट लिखा होगा 300 रुपीज़। तो 300 का 60% कितना होता है वो आपको रॉ मटेरियल पर यूनिट में लगाना है। लेबर का 20% कितना है तो वो लिखना। ऐसा करके भी अपने को निकालना है। और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन दिया होगा तो प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैंने 1000 यूनिट आउटपुट लिखा है और पर यूनिट जो लिखा है 120, 80, 20 उस हिसाब से मैंने कॉस्ट शीट बनाए हैं। तो रॉ मटेरियल को साल में लगने वाला है 1,20,000, लेबर में साल में लगने वाला है 80,000, ओवरहेड को साल में लगने वाला है 20,000 और यही प्रोडक्ट हम लोग 80,000 प्रॉफिट से 3 लाख में बेच रहे हैं, मतलब 300 पर यूनिट बेच रहे हैं। सो दिस इज कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड, मे बी मंथ और ईयर। सो ये ईयर की 1 साल की पूरी वर्किंग ये कॉस्ट शीट है। और ये नहीं, इसके साथ और भी एक इंफॉर्मेशन रहेगी जो कि रहेगी इस पास्ट एक्सपीरियंस से हमारे इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल केप इन द स्टॉक, हम लोग को रॉ मटेरियल जो है खरीदते हैं वो कितने महीने का एक्स्ट्रा लेते हैं वो उसके बारे में दिया होगा। वो कैसे निकालते हैं तो ईओक्यू मॉडल करके है। ये इस सिलेबस में ईओक्यू में जस्ट हल्का सा ध्यान दे रहा हूँ। ईओक्यू मतलब अगर हम लोग को 120 प्लाई शीट लेने हैं तो 120 प्लाई शीट एक साथ ले, 60 के 2 बार ले, 40 के 3 बार ले, 30 के 4 बार ले, ऐसा और 12 या फिर 10 के 12 बार ले। तो इस हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने महीने का स्टॉक हम लोग एक साथ मंगवाएंगे तो हमें खर्चा कम आ जाएगा और उसी आधार से हम लोग वो निकालते। तो यह अंदाज़ा मैंने मतलब सम में दिया है कि 3 महीने का रॉ मटेरियल हम लोग स्टॉक करके रखते हैं। एक्चुअली आया कैसा ये मैंने बाय जानकारी दी, अपने को यहाँ ध्यान नहीं जान दे रहा है। तो एक बार एग्जाम्पल में क्या दिया है, सम में क्या दिया है, रॉ मटेरियल कितने महीने का स्टॉक करके रखते हैं। वैसे फिनिश गुड्स हम लोग कितने महीने का स्टॉक करते हैं। मतलब यहाँ भी मैं वापस बियॉन्ड सिलेबस बोलता हूँ कि फिनिश गुड्स कैसा होता है कि जैसे माल बनाया वैसे बिकता नहीं है। एक सर्टन ऑर्डर आ जाती है 200 की, 2,500 की, 400 की, और उसके बाद अगर हम लोग डिलीवरी करेंगे तो हमें अच्छा मिलता है। तो मानो मैं समझता हूँ कि 2 महीने का ऑर्डर जब होता है पूरा, उसके बाद ही हम लोग डिलीवरी करते हैं कि हमें भी आसान है। हम लोग हर माल 40 हो गया बेच दिया, 20 हो गया बेच दिया, तो हमें खर्चा ज़्यादा हो सकता है ट्रांसपोर्ट। इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एक सर्टन क्वांटिटी रखते हैं कि उस क्वांटिटी हो गई कि हम लोग माल बेचने डिलीवरी करते हैं। तो वो होता है हमारा फिनिश गुड स्टॉक इन द रेडी, फिनिश गुड स्टॉक रेडी इन द गोडाउन। तो ये प्रॉब्लम में मैंने बोला कि 2 महीने का स्टॉक करते हैं हम लोग, उसके बाद डिलीवरी 3 महीने का करते हैं, उसके बाद डिलीवरी, ऐसा ही। तो ये सब में मैंने 2 महीना रख दिया। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ समझाया कि ये कैसा निकालते हैं। मेरा तरीका ऐसा है कि सिर्फ 1 to 1 बताने का नहीं, ये इसका रीज़न क्या है वो बताने का। आपको नहीं कैलकुलेट करना है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा ये ऐसा क्यों दिया है। तो तीसरा दिया इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत है कि प्रोसेसिंग पीरियड, मतलब ये रॉ मटेरियल कट करके कन्वर्टिंग टू फिनिश गुड्स कितना समय लगता है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग पीरियड। तो वो भी एक एग्जांपल में दिया होगा। उस प्रोसेसिंग पीरियड मैंने यहाँ एज्यूम किया 1 महीना लगता है। तो रॉ मटेरियल कट करके बाद उसको फोल्डिंग, मोल्डिंग, जोल्डिंग करने के बाद
एक महीने के बाद वो फर्नीचर तैयार होगा, ऐसा मैंने एज्यूम किया। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया होगा। उसके बाद टाइम लैग ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस टू द वर्कर को हम लोग कितने टाइम में पेमेंट देते हैं। कभी कभी महीने के बाद, महीना खत्म होने के बाद देते, कभी 15 दिन के बाद देते, कभी हर वीकली देते हैं। तो यहाँ मैंने एज्यूम किया कि हम लोग हर 15 दिन के बाद वर्कर को पगार देते हैं, पेमेंट देते हैं। सिमिलरली कुछ पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, मैंने बोला ना ओवरहेड्स के लिए हम लोग खर्चा रख कर, जैसे लाइट का बिल है, रेंट है और कोई पॉलिश है, फेविकॉल है, तो ये भी हम लोग 1 महीने के बाद ही उसको पेमेंट कर दें, डिले कर दें। तो यहाँ मैंने पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज 1 मंथ लिखा है, मतलब ये प्रॉब्लम सब में दिया है। और एक अहम बात कि ये जो हम लोग माल बेचते हैं तब कस्टमर को, जिसको हमने बेचा है, वो हमको कितना दिनों के बाद पैसा देता है। अभी जब हम लोग मैन्युफैक्चर है तो हम लोग अपना माल डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को बेचते हैं, तो होलसेलर अपना माल का पैसा कितने महीने के बाद देता है। यहाँ मैंने एज्यूम किया 3 महीने के बाद हमको अपने माल का पैसा मिल जाता है। तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर या डेटर से 3 मंथ्स। 3 महीने के बाद हमें पैसा मिल जाता है, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाता है। मानो हम लोग कस्टमर से कस्टमर बेचते नहीं है, वन सम बेचते हैं। दूसरी और एक लास्ट बात है कि क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, मतलब हम लोग जहाँ रॉ मटेरियल परचेस करते हैं वो भी हमको क्रेडिट देता होगा, उसको भी हम लोग डिले करते होंगे पेमेंट करने में। तो वो एज्यूम किया इस सम के लिए मैंने 2 महीने के बाद हम लोग रॉ मटेरियल का पैसा सप्लायर को देते हैं। उसके बाद और एक इन्फॉर्मेशन लगती है कि कुछ इमरजेंसी में हम लोग को कैश बैलेंस रखना पड़ता है, जैसे कुछ लॉकडाउन, मशीन में बिगाड़ आ गया, रिपेयरिंग करना है, या लाइट पावर गया, फेल हो गया तो जनरेटर का बंदोबस्त करना वगैरह वगैरह वगैरह। सो इसके लिए कुछ कैश बैलेंस रखना पड़ता है, तो ये भी सम में दिया होगा। ये सम में मैंने एज्यूम किया है कि 5,000 रुपये हम लोग बैलेंस रखते हैं। सो इतनी इन्फॉर्मेशन हमको दी होगी ये सम में, ताकि वो देख के हम लोग आगे सम सॉल्व करें। इस सम को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग कॉस्ट शीट वर्किंग में बना दिया। उस कॉस्ट शीट बनाने के बाद, मतलब जितना प्रोडक्शन दिया, पर यूनिट दिया, उसको मल्टीप्लाई करके मैंने सिंपल कॉस्ट शीट बना दी। देखो ये सम सिंपल था, इसके लिए मैंने सिंपल सम ही ले लिया, समझाने के लिए आसान। और सम में इंफॉर्मेशन भी दी है, वो भी लिखने का है। और पहले ड्रॉ करेंगे हम लोग लाइन, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। हेडलाइन में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, अगर पीरियड दिया है तो पीरियड लिखो, फॉर द सो एंड सो पीरियड, फॉर द ईयर सो एंड सो। पहला आइटम है रोमन 1 में लिखूंगा मैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को अंडरलाइन करके लिखूंगा एसेट्स नंबर 1 स्टॉक। ना स्टॉक 3 प्रकार के होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, WIP होते हैं और फिनिश गुड्स। सो कितना पैसा हमारा रॉ मटेरियल में ब्लॉक होने वाला है, कितना WIP वर्क इन प्रोसेस में ब्लॉक होने वाला है, कितना फिनिश गुड्स में डाउन है, 1 बाय 1 करते हैं। पहला लेते हैं रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल का फॉर्मूला है RM मल्टीप्लाई बाय M/12। तो यहाँ RM मतलब रॉ मटेरियल फॉर द पीरियड है। सो हमने जो कॉस्ट शीट में जो रॉ मटेरियल लगा था, जो 1,20,000 है, वो लिख दिया। यहाँ M का मतलब होता है पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल केप इन स्टॉक। जो मैंने बोला ना आपको, EOQ के हिसाब से हम लोग 3 महीने का रॉ मटेरियल एक साथ मंगवाते हैं, ये जो सम में दिया है। तो 3 महीने का स्टॉक हम लोग अगर मंगवाते, एक साथ मंगवाते, तो इतने महीने का हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ M मतलब 3। सो 1,20,000 इंटू 3/12 या 2 महीना, हम लोग 2 महीना लिखा है, 3 महीना। सो 2/12। सो 1/2/12 ये आता है 20,000। सो रॉ मटेरियल में हमारा कितना पैसा ब्लॉक हो गया, तो 20,000। जरा रेक्टिफाई करना, वो मैंने 2 महीना लिखा है। उसके बाद आता है वर्किंग प्रोसेस। अभी वर्किंग प्रोसेस में हमने को तीनों करने का है, मतलब रॉ मटेरियल करना है, लेबर करना है और ओवरहेड करना है। फॉर्मूला बताता हूँ क्या है। फॉर्मूला है रॉ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय M/12। सो M कहाँ, ये इसका यहाँ M का मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग पीरियड। मैंने बोला ना रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए मैंने हमने सम में 1 महीना लिखा था। तो फॉर्मूला में रॉ मटेरियल के लिए M/12, लेकिन लेबर और ओवरहेड के लिए M/12 इंटू 1/2 मतलब हाफ। ओवरहेड के लिए भी M/12 इंटू 1/2 मतलब हाफ। मतलब क्या होता है, जो फिनिश गुड्स नहीं होता है उसमें रॉ मटेरियल तो पूरा, लकड़ा तो पूरा लग गया, लेकिन लेबर आधा लग गया, ओवरहेड जो पॉलिश, फेविकॉल, स्क्रू आधे लगे, इसके लिए 1/2। सो उसके हिसाब से, सम के हिसाब से मैंने लिखा 1,20,000 इंटू 1/12 हो गया 10,000। लेबर में लिखूंगा, लेबर का अमाउंट 80,000 इंटू 1/12, लेकिन हाफ 1/2 हो गया 3,330।
ओवरहेड का जो 20,000 साल का है उसको मल्टीप्लाई बाय m मतलब 1/12 इंटू 1/2 हाफ इट इज 833। ऐसा कर तीनों मिला के मेरा वर्क इन प्रोसेस हो गया 14,166। नेक्स्ट आता है मेरा C फिनिश गुड्स। ए था रॉ मटेरियल, बी था WIP, सी है फिनिश गुड्स। सो फिनिश गुड्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट लिखेंगे। सो फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय m/12। यहाँ m मतलब पीरियड ऑफ स्टॉक फिनिश गुड्स केप इन द गोडाउन। मैंने यहाँ सम में लिखा ना 2 महीने का फिनिश गुड्स हम लोग स्टॉक करके रखते हैं, तो यहाँ m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो 2,20,000 कहाँ से आ गया, तो टोटल कॉस्ट का। सो टोटल कॉस्ट 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12, सो इट कम्स टू 36,667। ऐसा करके तीनों मिला के स्टॉक का अमाउंट आ गया 70,833। नाउ मेरा दूसरा करंट एसेट्स है डेटर। डेटर मतलब कस्टमर। सो यहाँ फॉर्मूला में आएगा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय m/12, और मैंने और एक थोड़ा सा जानकारी दिया, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई बाय %/100। तो यहाँ मेरा सेलिंग प्राइस है 3 लाख। सो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय m/12। यहाँ m मतलब है पीरियड अलाउड टू द कस्टमर। कस्टमर को जो हमें डिस्ट्रीब्यूटर को बोले ना 3 महीने का क्रेडिट देते, तो यहाँ 3 आ जाएगा, m इक्वल टू 3। फिर ये परसेंटेज क्या होगा, अगर सम में दिया है कि 90% 10% इज अ कैश सेल्स, इन केस समझो सम में दिया है अगर 10% कैश सेल्स है तो क्रेडिट सेल्स कितना हो गया 90%। सो हम लोग लिखेंगे सामने 90 डिवाइड बाय 100। सो ये अगर सम में दिया है तो ही लिखने का, अदरवाइज ये इग्नोर करने का। सो फॉर्मूला मेरा हो गया सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय m/12 हो गया। अगर सेलिंग कैश सेल्स भी दिया है तो कैश सेल्स माइनस करने के बाद कितना होता है, वो मल्टीप्लाई बाय 90/100। तो ये सब में मैंने एज्यूम किया कि 10% कैश सेल्स दिया है, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय 90/100, सो इट कम्स टू 67,500। अगर दिया है तो करना, तो वो 90/100 इग्नोर करना। तीसरा जो एसेट्स आता है वो हमारा कैश बैलेंस। 100% वो फिगर दिया हो रहता है सम में 5,000, यहाँ हमने 5,000 दिया है। सो ये तीनों मिला के मेरा टोटल करंट एसेट्स हो गया है, वो हमको लिखना है टोटल करके। सामने ए लिख दो, मतलब टोटल करंट एसेट्स ए हो गया। तीनों का टोटल 70,833, 67,500 और 5,000 मिला के 1,43,333। अभी हमें पार्ट 2 निकालना है, रोमन नंबर 2 करंट लिएबिलिटी। करंट एसेट्स हो गए, करंट लिएबिलिटी। सो मेजर करंट लिएबिलिटी होती है क्रेडिटर्स। मैंने बोला ना कि सप्लायर हमको कितना महीने का क्रेडिट देता है, वो हो गया मेरा करंट लिएबिलिटी। जितना लिएबिलिटी हम लोग पोस्टपोन करते उसका है। तो यहाँ फॉर्मूला है रॉ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय m/12। यहाँ m स्टैंड्स फॉर क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर, जो मैंने सम में लिखा था 2 महीना। सो रॉ मटेरियल का अमाउंट है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12। सो क्रेडिटर्स का टोटल हो गया, कैलकुलेशन हो गया 20,000। हो गया क्लियर। सिमिलरली मेरा दूसरा करंट लिएबिलिटी आता है आउटस्टैंडिंग लेबर। तो लेबर अमाउंट, साल का लेबर अमाउंट मल्टीप्लाई बाय m/12। तो यहाँ m क्या हो गया, मतलब मैंने बोला लेबर को हम लोग कितने पीरियड के बाद पेमेंट देते हैं, 1 महीना 2 महीना। यहाँ मैंने 15 डेज लिखा। 15 डेज मतलब हाफ मंथ, तो मैं लिखूंगा 0.5/12। सो लेबर का अमाउंट 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5/12 आता है 3,333। सो ये मेरा सेकंड करंट लिएबिलिटी हो गया। नेक्स्ट करंट लिएबिलिटी इज आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। तो वहाँ फॉर्मूला सेम है, ओवरहेड मल्टीप्लाई बाय m/12। यहाँ m का मतलब है जो पीरियड ऑफ टाइम लैग इन पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ ओवरहेड, लाइट का बिल वगैरह वगैरह जो हम लोग रेंट वगैरह कितना मैंने 1 महीने के बाद। सो मेरा फॉर्मूला आएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/12, सो इट्स कम 1,667। सो ऐसे मेरे 3 लिएबिलिटी हो गई, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग लेबर और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। उसकी टोटल मैंने कर दी और लिखा करंट लिएबिलिटी, उसको वर्ड में लिखा B, सो इट्स कम्स टू 25,000। बस हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। करंट एसेट्स था 1,43,300, सो करंट लिएबिलिटी 25,000, उसमें से माइनस किया, सो एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल A माइनस B, वो करके हमने लिख दिया 1,18,333। सो सिंपल वर्ड, सिंपल ये सम था, ये सिंपल करके मैंने बता दिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ गया
तो इसमें और क्या कठिनाई आएगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सो फिलहाल इतना ही। थैंक यू।